सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा देना। ऐसा करने से आप मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकेंगे। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेज और ये एपिसोड 5 है। एपिसोड 5 किस चीज़ का है? हमने फाइनेंशियल फ्रीडम की एक सीरीज शुरू की थी जिसमें मैं आपको 4 एपिसोड दे चुका। पहले में हमने समझा था फाइनेंशियल फ्रीडम किसे कहते हैं, दूसरे में हमने पैसिव इनकम सोर्सेज के बारे में समझा था, तीसरे में हमने समझा था कि लाइफ गोल कैसे सेट किए जाते हैं और उन्हें अचीव कैसे किया जाता है, और चौथे में हमने समझा था हाउ टू मेक फैमिली बजट। अगर आपने ये चारों एपिसोड नहीं देखे तो इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप इन चारों को देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट मल्टीपल इनकम सोर्सेज, कि आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज कैसे बना सकते हैं। जो सबसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इन्वेस्ट के बारे में, जो आप इन्वेस्ट करने वाले थे उसी इन्वेस्टमेंट से हमें मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाने हैं। थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने समझा क्या था। लास्ट वीडियो में हमने 50, 30 और 20 थंब रूल को समझा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 50% आपको अपनी नीड पे खर्च करना है, ठीक है, 30% आपको विशेस और वांट पे खर्च करना है और 20% आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप नहीं जानते, इस वीडियो पे आप पहली बार आ रहे हैं, तो नीड और विशेस वांट क्या होती है और इन्वेस्ट क्या होता है, उसके लिए आप लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल हमारा ध्यान सिर्फ इस तरफ है, इस 20% के ऊपर। जो आपको ये 20% दिखाई दे रहा होगा जो हमें इन्वेस्ट करना है, सिर्फ आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ना तो आज हम नीड्स के और ना ही विशेस वांट के, क्योंकि हम 20% इन्वेस्ट करने के लिए निकाल चुके और इस 20% से ही हम अपने मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि इन 20% को आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है ताकि आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट हो सके। इससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर आप अपनी विशेस और वांट में से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। दूसरा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, अगर आपकी नीड पूरी नहीं हो पा रही तो आप विशेस वांट में से कुछ पैसा इधर भी कर सकते हैं। और अगर अच्छी तरीके से आपकी नीड भी पूरी हो पा रही है और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, नहीं आपकी कोई विश है फिलहाल, नहीं आप किसी चीज़ की ज़रूरत रखते हो, तो आप इस पैसे को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसे 20% से बढ़ा सकते हैं। पर लेकिन मिनिमम 20% तो आपको करना ही करना है। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, यह गलती कभी भी मत करना। कौन सी गलती? इसके लिए आप वीडियो देखिए, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको कभी भी कहीं भी बता सकता हूँ। उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो के लास्ट में भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, तो आप इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिए जिससे कि आप समझ पाए। जो हमारा पहला आता है, जो 20% है, वो हम इंडेक्स फंड में लगाएंगे। इंडेक्स फंड में निवेश आपको शुरू करना होगा। इंडेक्स फंड का मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे जेरोधा का है, मैंने अपना जेरोधा में अकाउंट ओपन किया है, अपस्टॉक में और एंजल ब्रोकिंग में, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ETF दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो, ये निफ्टी 50 11,165 पे है फिलहाल। तो अगर हम इसमें निवेश करना चाहते हैं तो हमें 11,165 रुपये चाहिए निवेश करने के लिए, पर लेकिन हमारे पास इतने नहीं हैं। तो उसके लिए क्या बनाए गए? ETF। जैसे SBI का ETF है निफ्टी 50 का, यानी कि हम 115 रुपये भी डालेंगे इसमें, तो ये 115 रुपये इक्वली डिवाइड हो जाएंगे इसमें निफ्टी 50 में। ETF का मतलब ये होता है कि कम प्राइस, मतलब एक तरह का ये म्यूचुअल फंड कह सकते हो आप। पर लेकिन इंडेक्स फंड में आपको जो मार्जिन देना पड़ता है या फिर जो आपको ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ते हैं, मतलब बहुत ही कम होते हैं। तो इस चीज़ से आप इसे बेनिफिशियल समझ सकते हो। तो सीधे आपको जाना है और इस पे बाय पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे, बाय पे करना है। आपको कितनी क्वांटिटी इन्वेस्ट करनी है? 100 रुपये करने हैं, या फिर आपको 1,000 रुपये करने हैं, या फिर 10,000 रुपये करने हैं, डिपेंडिंग ऑन आप 20% आपकी सैलरी का कितना बैठ रहा है, ठीक है, वो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इसी तरह के और भी हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 का है, और ये SBI ETF है, जिसमें SBI ETF क्वालिटी, यानी कि इसमें टॉप 30 कंपनीज हैं, यानी कि जो आप पैसा इसमें लगाएंगे
वो टॉप 30 जो इंडिया की टॉप 30 कंपनी है उनमें डायरेक्टली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिस हिसाब से इन्होंने रेशो डिसाइड किया होगा। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से निवेश कर सकते हैं बिना किसी नॉलेज के। आप सिर्फ इन फंड में लगाते जाइए। मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा कि निफ्टी 50 में से स्टॉक का सिलेक्शन किस तरीके से करना है कि आप पर्टिकुलर किसी स्टॉक में भी लगा सके। तो अभी आप क्या समझ गए, इंडेक्स फंड में आपको निवेश करना है। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च बॉक्स में ETF डालेंगे या फिर आप अपनी गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं ETF, मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी कंपनी का या फिर निफ्टी 50 का, सेंसेक्स का, हर उसके अलग अलग होते हैं। जैसे ये SBI का सेंसेक्स का ETF है। अगर आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको 37,700 रुपये देने पड़ेंगे, पर लेकिन यहाँ पे आप 407 रुपये दे सकते हैं, जो कि इसमें जितनी भी कंपनियाँ होगी वो सारी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ गए कि इंडेक्स फंड क्या होता है और इसमें निवेश कैसे करना है। उसके लिए आपको अपना ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन कीजिए या फिर अप स्टॉक में कीजिए। अप स्टॉक में अभी थोड़े से अच्छे ऑफर चल रहे हैं, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। इसमें रतन टाटा जी ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा आता है हाई डिविडेंड स्टॉक खरीदें। जो स्टॉक आपको हाई डिविडेंड दे रहे हैं उनकी रिसर्च कीजिए गूगल पे और सिर्फ उन्हीं में इन्वेस्ट कीजिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया, ये यहाँ पे आपको ONGC का दिख रहा होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो मैंने 5 साल का सिलेक्ट किया है कि पिछले 5 साल में इसने साल में लगभग 2 बार आपको डिविडेंड दे देता है। देखो जैसे जहाँ पे D लिख रहा है वहाँ पे इसने डिविडेंड दिया है, जहाँ पे B लिख रहा है वहाँ पे बोनस दिया हुआ है। डिविडेंड का मतलब क्या है, अगर आपने 1 लाख शेयर खरीद रखे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं 1 लाख शेयर, क्योंकि अगर इसका प्राइस फिलहाल 69 चल रहा है, 69.2, तो ये देखो कितना बैठ जाएगा, ठीक है, 1 लाख खरीदने के लिए। पर सोचो अगर कंपनी अगर खरीद पाए, आप धीरे धीरे इतना पैसा इकट्ठा कर पाए, मैं ये जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपल कैलकुलेशन के लिए। तो कंपनी ने अगर 1 रुपये का भी डिविडेंड दिया कि हम पर शेयर 1 रुपये देंगे, तो सोचो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये आपके शेयर मतलब जहाँ पे डीमेट अकाउंट होता है वहाँ पे नहीं जाते आपके पैसे, ये सीधे आपके बैंक अकाउंट में आते हैं, ठीक है। अगर कंपनी ने 5 रुपये का डिसाइड किया कि हम 5 रुपये का डिविडेंड देंगे, तो सोचो ऑटोमेटिकली 5 लाख रुपए। तो डिविडेंड का ये फ़ायदा होता है, अपनी रिसर्च कीजिए गूगल पे अपना अकाउंट खोलने के बाद कि हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कौन से हैं, उनमें आप पैसा लगा के डिविडेंड कमा सकते हैं। आपकी स्टॉक की वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी, आपके अकाउंट में बोनस आता रहेगा और डिविडेंड आता रहेगा। तो इससे आप अपने मल्टीपल, यानी कि आपने सिर्फ वन टाइम मेहनत की 1 लाख रुपए, एक लाख स्टॉक खरीदने के लिए, शेयर खरीदने के लिए, और फिर जो डिविडेंड आता रहा है ये ऑटोमेटिकली आता रहेगा, ठीक है। इसके लिए आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी, बस आपको अपना टैक्स मैनेज करना है कि कितनी आप इनकम कर पा रहे हो, तो टैक्स में कैसे दिखाना है, किस तरीके से दिखाना है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि डिविडेंड स्टॉक में क्यों हमें पैसा लगाना चाहिए। ये स्टॉक गिरे, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे हाई पे गया, ये तब भी डिविडेंड दे रहा है, यहाँ पे और हाई पे गया, ये तब भी डिविडेंड दे रहा है, यहाँ पे देखो ये लो पे गया, ये तब भी डिविडेंड दे रहा है। कुछ गवर्नमेंट कंपनी ऐसी होती है जो आपको परमानेंटली डिविडेंड दे देती है, कुछ 2 बार दे देती है साल में, जैसे लगभग 2 बार देती है हर साल, कभी कभी 3 भी कर देती है, पर लेकिन 2 तो फिक्स है ही। कभी कभी ज़्यादा ही सिचुएशन खराब हो जाती है तो 1 बार तो दे ही देती है। तो उसी तरीके से आप अपनी रिसर्च करो कि कौन सी कंपनी कितना दे रही है। अब इसके बाद आता है रियल इस्टेट में निवेश करें। रियल इस्टेट में किस तरीके से करना है, रियल इस्टेट में भी कितनी तरह के निवेश हो सकते हैं। पहला होता है हाउस, आपने अपना हाउस परचेज कर लिया और उसे रेंट पे दे दिया, ठीक है, रेंट से आपकी पर मंथ अर्निंग आ रही है, पहला तरीका ये होगा। इसमें भी आप कई तरीके कर सकते हो, जैसे आपने 2 मंजिला बता दिया, ये अलग किराएदार को रेंट पे दे दिया, ये अलग दे दिया, तो आपको किराया मिल सकता है 5,000 से लेके 10,000 तक पर फ्लोर का। अगर आपने 2 फ्लोर बना रखे हैं, ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे। अगर आप किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, इतना आपको इजीली मिल जाएगा, बल्कि ज़्यादा भी मिल सकता है। ये मैंने बहुत ही मतलब एक कम बता दिया, तो आप मतलब इसी के बीच आपको मिल जाएगा। अगर आपने दोनों ही फ्लोर रेंट पे दे रखे हैं तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है ये, पर लेकिन हर महीने आपके पास किराया पहुंचता रहता है। तो इस तरीके से आप अपने हाउस के लिए प्लानिंग कर सकते हैं कि कितने दिन में आप हाउस खरीद पाएंगे, अपना घर खरीद पाएंगे।
आप फ्लैट खरीद सकते हो, फ्लैट को खरीद के उन्हें रेंट पे दे सकते हो, ये भी कर सकते हो आप। क्योंकि जैसे अगर आप दिल्ली की बात करो, दिल्ली में आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे, घर खरीदने जाओगे तो बहुत ही महंगा मिलेगा। उसके बजाय आप क्या कर सकते हो, जितने का आप एक पहले उस आप प्लॉट खरीदोगे, फिर उस पर घर बनाओगे, तो आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी। इस कॉस्ट में आप 2-3 फ्लैट खरीद लीजिए और उन्हें रेंट पे दे दीजिए, तो आपको वही किराया मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हो। आप प्लॉट खरीद सकते हो, प्लॉट खरीद के आपने डाल दिया, अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है, और इसे 10 साल तक होल्ड किया या फिर 20 साल तक होल्ड किया और फिर इसे सेल कर दिया, या फिर जब भी आपको बेनिफिट मिल रहा है तब सेल कर दिया। प्रॉपर्टी जो रियल इस्टेट होती है वो आपके पैसे को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। बस इसमें प्रॉब्लम एक ही होती है, वो होती है एक साथ बहुत ही बड़ा अमाउंट चाहिए होता है इसमें निवेश करने के लिए। पर लेकिन जब धीरे धीरे आप इकट्ठा कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट रह जाता है। क्योंकि अगर आपने एक घर खरीदा, अगर आप घर खरीद और बेच रहे हो तो इसमें भी आपको बीच में कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। उस प्रॉफिट को आप अपने पास रख के जब 2-3 बार सेल आउट कर दोगे, शायद आप दूसरा घर भी परचेज कर पाओ। तो आप अपनी प्लानिंग अपने हिसाब से करना। मैं सिर्फ आपको तरीके बता रहा हूँ कि आप मल्टीपल इनकम सोर्सेज किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है रेंट, किसी भी चीज़ को रेंट पे देके, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी भी आपके पास रहती है, समय के साथ उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहती है और आपको पर मंथ रेंट भी आता रहता है। ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, ना कि किसी भी प्रॉपर्टी को बार बार खरीदना बेचना। पर सबकी अपनी अपनी सोच होती है, हो सकता है आपको वो दूसरे वाला बेटर लगे। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ या फिर बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको 7% से ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा हो। पर लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ी सी सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप फिक्स डिपॉजिट में जा सकते हैं या फिर पीपीएफ में जा सकते हैं। इसमें भी आपको पर मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट डालनी पड़ती है। लॉकिंग पीरियड 15 साल, 7 साल के बाद आप कुछ पैसा निकाल सकते हैं। आप हर मंथ कुछ ना कुछ फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। अगर आपके 10,000 रुपये बच रहे हैं तो ये करा सकते हैं, या फिर 2 महीने के जोड़ के जब आपके पास 20 हो जाए, 10 इस महीने के 10 उस महीने के, तब फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। और इसमें अलग अलग टाइमिंग कर सकते हैं, जैसे कि कुछ फिक्स डिपॉजिट करा दिया 20 साल के लिए, कुछ करा दिया 15 के लिए, कुछ करा दिया 10 के लिए, कुछ 2 के लिए, जिससे आप अपने पैसों की ज़रूरतों को भी पूरी करते रहें और फिर फिक्स डिपॉजिट की आप डेट भी बढ़ती रहेगी और आपका पैसा भी इंक्रीज होता रहेगा। प्लानिंग अलग अलग तरीके से कीजिए, पर लेकिन इन्वेस्टिंग ज़रूर कीजिए। बस मैं आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कह रहा, आपकी सैलरी का या आपकी इनकम का कुल 20% इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूँ, जिससे कि आपका फ्यूचर थोड़ा सा सिक्योर हो सके। इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। आप अपने भी मल्टीपल सोर्सेज ढूंढ सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप इन्हीं में इन्वेस्ट करें। इसके बाद आता है ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग और यूट्यूब। इन पे मैं आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि इससे पहले मैं जो भी बताया आपको उनमें हर कोई निवेश कर सकता है, जिससे नॉलेज हो या ना हो। लेकिन ब्लॉगिंग के लिए आपको थोड़ी बहुत कोडिंग की भी नॉलेज चाहिए या बेसिक ब्लॉग हैंडलिंग की नॉलेज चाहिए। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए भी आपको इंटरनेट की नॉलेज चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए, जो कि हर किसी के पास नहीं होती। शायद आप में से भी बहुत लोगों के पास ना हो। यूट्यूब में भी आपको बहुत सारे स्किल चाहिए, एडिटिंग चाहिए, एनिमेशन चाहिए, या फिर वॉइस की चाहिए, आप वॉइस कैसे लगाते हो, बहुत सारे हो जाते हैं। एसईओ की चाहिए थोड़ी बहुत, टाइटल कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है, टैग कैसे लिखना है, ये हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं इन्हें ज़्यादा डिस्कस नहीं करने का। अगर कोई कर सकता है तो डेफिनेटली उन्हें इनके बारे में नॉलेज होगी। इससे पहले मैंने आपको जो भी बताया वो इंसान हर इंसान उन चीज़ों को कर सकता है। ऐसे इनसे भी अलग बहुत सारे सोर्सेज है, जैसे ई बुक है, आप अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, या फिर आप अपनी बुक लिख के उसे भी पब्लिश कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, पर लेकिन मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इन्हें हर कोई नहीं कर सकता। मैं बस आपके साथ वो डिस्कस करना चाहता हूँ जिन्हें हर कोई कर सकता है। बिना किसी बेसिक नॉलेज के भी आप अपने मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत वीडियो में मिल जाएगी या फिर आर्टिकल्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप इन्हें देख सकते हैं। मेरा मेन मुद्दा क्या है, मैं आपको कहाँ ले जाना चाहता हूँ, जहाँ हर कोई कर सके और फ़ायदा भी ले सके उस तरफ। तो अब मेरा पसंदीदा कौन सा है, मैं आपको ये बता देता हूँ। मेरा पसंदीदा हमेशा से एक ही है, वो है शेयर मार्केट। मैं आपको शेयर मार्केट की तरफ खींच नहीं रहा हूँ,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। इसमें इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी नॉलेज लें, वीडियो के थ्रू से ले, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी, आर्टिकल्स के थ्रू से ले, बिजनेस चैनल देखें, आपको मिल जाएंगे आपके टीवी पे, बिजनेस न्यूज़पेपर परचेज करें, रिसर्च करें अपनी, तभी इसमें इन्वेस्टिंग शुरू करें। अगर आपने अपना मन बना लिया है इसमें इन्वेस्टिंग करने का, जो कि बनाना चाहिए, मैं सजेस्ट करूँगा नॉलेज लीजिए, मतलब डरिए मत, नॉलेज लीजिए। नुकसान होता है तो हो जाने दो, क्योंकि हर किसी न किसी रूप में हमारा कहीं ना कहीं नुकसान होता रहता है और हम उसे रिकवर कर लेते हैं। तो अगर आप अपना मन बना चुके हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जेरोदा का और अपस्टॉक का, वहाँ पे जाकर आप अपना शेयर मार्केट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसी के बारे में। अगर आप इस तरफ नहीं जाना चाहते तो म्यूचुअल फंड की तरफ चले जाइए, वो भी बेटर सजेशन हो सकता है, ठीक है। पर लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा इसे, क्योंकि आप इसमें इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं, ठीक है, इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं, जो कि मैंने बताया था आपको, ETF जो भी थे, और आप शेयर्स में लगा सकते हैं, जो अगर आपने अपनी रिसर्च कर ली कि हाईएस्ट डिविडेंड शेयर है, भले ही शेयर ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें डिविडेंड या बोनस से मतलब है। अगर आप हाईएस्ट पेइंग डिविडेंड शेयर को चुन पाते हैं तो उसमें आप पैसे लगा सकते हैं, आपको डिविडेंड तो मिलता ही रहेगा, ठीक है, लाइफ टाइम तक, जब तक आपको डिविडेंड देते रहेंगे। तो ये बेटर ऑप्शन इसलिए हो सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल जो मैंने कहा था कि है गलती कभी भी मत करना, वो कौन सी गलती थी, वो इसे ध्यान से समझना। सारा पैसा एक जगह बिल्कुल भी निवेश नहीं करना है, यानी कि हमें सारे अंडे एक ही ट्रे में नहीं रखने हैं, क्योंकि अगर ट्रे टूट गई तो सारे के सारे अंडे फूट जाएंगे। मान लेते हैं आप शेयर मार्केट में ही आपने निवेश कर लिया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करो आपने जिस शेयर में निवेश किया वो शेयर डूब गया या कंपनी भाग गई, तो आपका सारा पैसा खत्म हो गया। तो उसकी बजाय इसे डिवाइड कर लो। पहले तो अगर आप शेयर में ही कर रहे हो तो मल्टीपल शेयर खरीदो, एक शेयर नए खरीद के कम से कम 3 to 10 शेयर खरीदो। इस बार एक में लगा दिया, अगली बार दूसरे में लगा दिया, उससे अगली बार तीसरे में लगा दिया, फिर दोबारा से इन्हीं में लगाते रहे, ठीक है। इसी तरीके से आप अपना मतलब 10 तक लगा सकते हैं ना, 10 से ज़्यादा रखने, जिससे कि आप नज़र ना रख पाए, और कम आप कितने भी रख सकते हैं, ठीक है, मतलब 3 से ज़्यादा रखने हैं। एक जगह आपका पैसा नहीं, दूसरा कुछ म्यूचुअल फंड में लगा दो, तब भी आपका एक जगह पैसा नहीं, कुछ के फिक्स डिपॉजिट कर दो, तब भी आपका एक जगह पैसा नहीं। देखो कितनी जगह आपका पैसा, कुछ को PPF में डाल दो, आपका पैसा 1, 2, 3 और 4, और इस 4 में भी अलग अलग, यानी कि आपका पैसा 4 जगह तो मैंने ही बता दिया कि आप इन जगह लगा लो। बस मेरा कहने का मतलब है कि सारा पैसा एक जगह नहीं रखना, क्योंकि क्या पता एक जगह नुकसान हो जाए आपका, तो दूसरी जगह तो फायदा होता रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना बिल्कुल, कि सारा पैसा एक जगह बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर एक जगह होगा, अगर ट्रे टूटी, अगर लॉस हुआ तो सारा पैसा डूब जाएगा। एक जगह कभी भी सारा पैसा नहीं रखना। जो आपका 20% है उसे आपको 3 से 5 जगह रखना है, और कोशिश करनी है 10 जगह रखने की। एक से ज़्यादा जगह इन्वेस्ट कीजिए अपने पैसे को, क्योंकि अगर कहीं भी नुकसान होता है तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट रह जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है वो है व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, यानी कि आपको अपने आप पे पैसा क्यों खर्च करना चाहिए और किस रूप में खर्च करना चाहिए। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको अपने खाने पे पैसा खर्च करना चाहिए, कपड़ों पे पैसा खर्च करना चाहिए, अपने दिमाग पे पैसा खर्च करना चाहिए, अपने माइंड पे पैसा खर्च करना चाहिए, अपनी नॉलेज पे पैसा खर्च करना चाहिए, अपनी स्किल पे, किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए और किस रूप में खर्च करना चाहिए। तो अगर आप इससे समझना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना होगा। वहाँ मैं आपको ये समझाऊंगा व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, आपको अपने आप पे क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मैं फिर से कहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पा सकें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।